नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाई ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। मैं के बुरावल आपके सामने उपस्थित हूँ। इंग्लिश ग्रामर की प्रथम कक्षा को लेकर ये हमारे इंग्लिश ग्रामर की फर्स्ट क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे श्री दीपक जी सर के आग्रह नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उनके ऑर्डर, बिकॉज इज द वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वो हमसे सीनियर है, तो हम ये भी कहने में कोई हद नहीं होगा कि उनके ऑर्डर पर हम इंग्लिश की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर का जो रोल है वो साउंड का रोल होता है, अर्थात जिस प्रकार किसी थिंग में जिस साउंड रोल प्ले जिसका होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर का होता है। और मैंने यहाँ एक सेंटेंस भी लिख रखा है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, अर्थात किसी भाषा की जो आत्मा है वो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस। तो सबसे पहले टेंस अर्थात काल या समय। आप सभी जानते ही होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और टेंस की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सरल भाषा में कहा जाए तो कोई भी कार्य समय की जिस अवस्था में घटित हुआ होता है उसी अवस्था को काल कहते हैं। टेंस, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। टेंस डिनोट्स द एक्शन ऑफ वर्क as well as the stage, अर्थात टेंस जो है वो कोई भी जो कार्य है वो किस समय और किस अवस्था में, किस स्टेज में संपन्न हुआ है उसका बोध हमें टेंस के माध्यम से होता है। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। आज के ये जो हमारी फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास में हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट, present tense, second past tense, and third future tense। जैसा कि आप जानते हैं टेंस के 3 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल जो कार्य संपन्न हो चुका है, और फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस के 3 भाग होते हैं और तीनों के 4 भाग होते हैं, और तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 12 टेंस होते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इनके प्रेजेंट टेंस के जो भाग होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हर टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, अर्थात कोई कार्य अनिश्चित समय काल के लिए चल रहा होता है। कार्य कब प्रारंभ हुआ है, कब खत्म हुआ है, उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। अनिश्चित समय के लिए जो कार्य
होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। और सेकंड पार्ट ऑफ द टेंस कंटिन्यूस, अर्थात कोई कार्य किसी समय में कब शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं होता है, अर्थात वो जारी रहेगा। हम नहीं कह सकते कि वो कब खत्म होने वाला। कंटिन्यूअस अर्थात कोई कार्य जारी रहेगा। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि मैं कब फुटबॉल खेलना शुरू हुआ हूँ और कब फुटबॉल खेलना बंद होऊंगा। और थर्ड पार्ट ऑफ टेंस परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, अर्थात कोई कार्य समाप्त हो चुका है। मैं स्कूल गया, अर्थात कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। और फोर्थ ऑफ द टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस, अर्थात ये टेंस पूर्ण निरंतर काल के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें हमें ये तो पता है कि कार्य पूर्ण भी हो चुका है और जारी भी है, और आगे भी जारी रहेगा, और कब से जारी है वो भी पता होता है। जैसे मैं 5 साल से हिंदी बोल रहा हूँ। अब हमें ये तो पता है कि 5 साल से बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा और अब भी बोल रहा हूँ, तो ये आता है परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब हम शुरुआत करते हैं इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस की, और इसे इनडेफिनेट या सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेंस होगा हमारा वो सिंपल या इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस होगा। साधारण वर्तमान का, अर्थात कोई कार्य है वो सबसे पहले तो हम कोई भी वाक्य, ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट में ये कंफ्यूजन होता है कि टेंस का मतलब है, सिंपल टेंस का मतलब है कोई भी वाक्य जिसके पीछे ता है, ती है, ते है आदि आ गया, और जो वर्तमान समय में हो रहा है वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अपने कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हिंदी में इसकी पहचान जो है वो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द जहाँ पे आते हैं तो उनसे होती है। तो उसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी हमें हिंदी वाक्यों के अंत में अगर हिंदी में हमें पहचान करनी होती है तो ता है, ते है, ती है ये शब्द जहाँ भी लिखते हैं तो वो सेंटेंस जो है हमें पहचान लेना है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या होता है। और स्टूडेंट्स टेंस जो है उन्हें दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो होता है ट्रांजिशन फॉर्म से, मतलब हिंदी में दी हुई वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांजिशन करके अध्ययन करना, और दूसरा होता है वर्ब के माध्यम से पढ़ना, अर्थात एडवर्ब जो होती है उन एडवर्ब्स का यूज करते हुए प्रॉपरली ढंग से उनका अध्ययन करना। तो देख लेते हैं कि ट्रांजिशन फॉर्म से जो होता है टेंस का यूज किस प्रकार होता है। तो ट्रांजिशन फॉर्म में जो है ये हिंदी वाक्यों के अंत में जो पहचान दी होती है, और हिंदी वाक्यों के अंत में इन शब्दों को पहचान कर उनके
वाक्य के अनुसार सीधा चेंज किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में, और वर्ब के माध्यम से जो टेंस का अध्ययन किया जाता है उसमें एडवर्ब के माध्यम से किया जाता है, और जो एडवर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब्स जो होती है वो अलग होंगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स और जो है मेन वर्ब या एडवर्ब्स जो होती है वो अलग अलग होती है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही, शी या नेम ऑफ यानी नाउन, अर्थात ये जो शब्द दिए हुए होते हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई, ध्यान दें ये हिंदी में आई का अर्थ होता है मैं, और हिंदी में ये एक वचन माना जाता है, लेकिन इंग्लिश में आई जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे। और आई, वी, दे, बॉयज, काउज या काउंटेबल नाउन जितनी भी होती है वो सब प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही, सी, इट, नेम ऑफ नाउन, और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सारी की सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात क्या होती है, जिससे हमें पहचान हो सके कि हमें किस तरह से वाक्य का निर्माण करना है। अगर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रिवर्स करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब इसकी इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो होती है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं हमेशा अखबार पढ़ता हूं। अब अधिकतर स्टूडेंट्स जिनको टेंस के बारे में नॉलेज नहीं होती है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि ग्रामेटिकल यूज किए बगैर ही वो आई, मैं की जगह आई, हमेशा की जगह डेली, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ता है, आई डेली रीड न्यूज़पेपर। ध्यान रहे इस प्रकार से अंग्रेजी व्याकरण में कभी भी वाक्यों का निर्माण नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से जो है वाक्य निर्माण करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैं है, अर्थात आई, हमेशा। ये इसकी जगह ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, हमें ये कंफ्यूजन होता है कि सर इस हमेशा की जगह हम जो वर्ड यूज लेते हैं उसको आई की जस्ट बाद में रखना है या सेंटेंस के एंडिंग में रखना है। तो मैं बता दूं मित्रों कि हमेशा की जगह अगर हम ऑलवेज का यूज करते हैं तो इसका यूज ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब होने के साथ साथ ये इन्वर्जन वर्ब भी है, इसे इन्वर्जन वर्ब बोला जाता है। और इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से ऑलवेज अर्थात ये इन्वर्जन वर्ब है, और इन्वर्जन वर्ब जो होती है उनको हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। और अगर हम इसी की जगह डेली का यूज करते हैं तो डेली जो है वो सबसे एंड में हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एडवर्ब के माध्यम से चल रहे हैं तो हमेशा को ऑलवेज लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
ये इन्वर्जन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले लिख रहे हैं और उसके बाद अब मेन वर्ब है पढ़ता हूँ, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट जो है आई सब्जेक्ट दिया हुआ है हमें, और आई जो है मैंने तभी बताया है कि आई जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और मेन वर्ब हमारी यहाँ पे है पढ़ता हूँ अर्थात रीड, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ये न्यूज़पेपर। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ऑलवेज होता है, वो इन्वर्जन वर्ब है और इसका यूज पहले होता है, लेकिन ये आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो लिखी है SAIS होता है, और आपने मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में SAIS का प्रयोग इस वाक्य में नहीं किया, गलत पढ़ा रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको बता दूं कि एस और ईएस का यूज जो है वो भी उसे यूज करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में ग्रामर के रूल्स के हिसाब से उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब किसी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ खास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अगर वो इन वाक्यों की मेन वर्ब के एंड में हो तो एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको एस और ईएस के प्रयोग का नियम क्या होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें स्ट्रक्चर तो यही रहनी है, लेकिन रूल्स के हिसाब से चलने पर ही हमारा जो सेंटेंस है वो सही होता है। आई ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर, मैं हमेशा अखबार पढ़ता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। एक और बात मित्रों, ये जो मैं स्ट्रक्चर लिखी है अभी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर है, और टेंस में जो है इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार भाग तो होते ही है, लेकिन इन चारों के अंतर्गत भी और डिवाइडेशन होता है, वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और सेंटेंस जो है चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आता है ये जो स्ट्रक्चर है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस की अर्थात सकारात्मक वाक्य, सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अर्थात नकारात्मक वाक्य। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। एंड फोर्थ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कैसा होगा, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ये जो है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके जो चारों काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सभी जो है वो इन सेंटेंस, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इन सेंटेंस के बेस्ड होगी। और अभी जो हमने ये स्ट्रक्चर लिखी है ये प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस की है। और अब हम चलते हैं एस और ईएस का प्रयोग।
कई लोगों का सवाल होगा कि एस और ईएस का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है। नेक्स्ट वीकेंड वही शुरू कर रहे हैं अब। रूल नंबर 1, एस और ईएस का प्रयोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। तो ईएस का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो मेन वर्ब होती है उनके अंत में ये वर्ड हो जो अभी मैं लिख रहा हूं, एस, एस एस, ओ एफ, सी एच, ओ एच, जेड, ये कॉन्सोनेंट्स जो है, ये कॉन्सोनेंट्स अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उन मेन वर्ब के अंत में इन कॉन्सोनेंट्स के अंत में से यदि कोई एंड में लगा हुआ है तो वहां पे ईएस का प्रयोग किया जाता है। क्लियरली समझा देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ईएस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक वचन करता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक वचन करता अर्थात ही, सी, इट, नेम ऑफ नाउन, ही, सी, इट और किसी भी संज्ञा का नाम जो है ईएस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचन करता के साथ जो मेन वर्ब दी हुई है उसके अंत में यदि एस, एस एस, ओ एफ, सी एच, ओ एच और जेड ये कॉन्सोनेंट्स हो तो वहां पे ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कब से मैं बोले जा रहा हूं कि ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग। तो ध्यान रहे, ईएस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के मेन वर्ब के अंत में यदि ये वर्ड्स हो, ये वर्ड्स हो अर्थात ये कॉन्सोनेंट्स हो, इन कॉन्सोनेंट में से कोई भी कॉन्सोनेंट्स हो तो वहां पे ईएस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के अंत में ये हो तो किया जाता है। ध्यान रहे, यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन आई, वी, दे और कोई काउंटेबल नाउन हो तो उनके अंत में ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ईएस का प्रयोग केवल और केवल मात्र प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। जैसे अभी मैं समझा देता हूँ आपको, सेंटेंस में यूज करके देखते हैं हम इसका। फर्स्ट काउ, ये हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। अब आप हमें कमेंट्स करके 10 सेकंड का समय आपके पास, आप बता सकते हैं
कि इसकी जगह क्या होगा यूज, वर्ब के साथ एस का यूज होगा या ईएस का यूज होगा। तो साधारण सी बात है, जैसा कि मैंने लिख रहा है कि ईएस का प्रयोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अंत में यदि एस, एसएस, ओएच, सीएच, ओ, एक्स, जेड हो तो ही केवल ईएस का यूज होता है, अन्यथा शेष सभी सेंटेंसेस में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो तो उनके साथ एस का यूज किया जाता है। तो काउ ईट्स ग्रास। अब सेंटेंस एक और देख लेते हैं ईएस का। ही हमारी वर्ब है, टीच अस इंग्लिश। अब यहाँ पे हमारे इस जो रूल है हमने अभी पढ़ा है इसका प्रयोग हो रहा है। ध्यान से देखना कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी मेन वर्ब दी हुई है और हमारा सब्जेक्ट भी कैसा है, प्रेजेंट सिंपल में है और एक वचन करता है, अर्थात सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और मेन वर्ब जो दी हुई है उसके अंत में इन वर्ड्स में से एक वर्ड दिया हुआ है और वो है सीएच। तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग होगा, अर्थात ही टीचेस अस इंग्लिश। ये हो गया हमारा ईएस का प्रयोग और बाकी सभी के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है तो संभवतः इसमें 90% संभावना है इसमें कुछ ना कुछ गलती हुई हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर हमारी ओर से कोई गलत पढ़ाया गया हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम हर संभव आपकी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।